गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट शीट चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने पहले ही देखा था, वो था रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अगर आपने अब तक मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं पार्ट टू दैट इज़ लेक्चर 2 हमारा, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट है इसके बेस पे ही पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। और यहाँ पे मैंने ईच एंड एवरी पार्ट को इन डिटेल जाके डिस्कस किया हुआ है। जिन्होंने ये चैप्टर पहले पढ़ लिया होगा या फिर जिन्होंने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ लिया है, उन लोगों को भी ये बहुत यूज़फुल रहेगा। मैंने हर एक एग्जांपल्स को यहाँ पे कवर किया है। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग क्या करते हैं, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। अब तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप लोगों से मिस आउट ना हो जाए, क्योंकि कॉस्ट शीट पे और भी हमारे वीडियोस यूट्यूब पे आने वाले हैं। और आपको कुछ डाउट रहेगा तो मैंने लास्ट लेक्चर में जैसे बताया था, आप मेरे ईमेल आईडी पे अपना डाउट मेल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक बार रिकैप कर दूँ तो मैं, सबसे पहले हम लोगों ने कॉस्ट शीट पढ़ा था। कॉस्ट शीट पढ़ने के पहले हमने पढ़ा था कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग देखा था, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो देखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में थे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ये हमने इन डिटेल जाके डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप ये लास्ट वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो हम लोग जाते हैं अपने आज के सेशन पे, जो है रिलेटेड टू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट होता क्या है वो हम लोग को देखना है। ये सब हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हम लोग अपने कंसेप्ट पे आ रहे हैं, कॉस्ट शीट होता क्या। तो आपको पहले लाइन में दिखता होगा कॉस्ट शीट इज़ अ स्टेटमेंट, दिख रहा है आप लोगों को हेडिंग, ये कॉस्ट शीट हेडिंग दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोगों को बोलता है कॉस्ट शीट इज़ एन स्टेटमेंट। ये देखिए, ये 2 पार्ट्स में मैंने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोलता है हम लोगों को, हम लोगों को बोलता है कॉस्ट शीट इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, अब वो प्रोडक्ट बनाना है तो कितने रुपए में उसको हम लोग मार्केट में बेचेंगे वो डिसाइड करना है ना। कॉस्ट शीट में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसको कितने में मार्केट में हम लोग बेचें। तो अब कितने में बेचना है उसके लिए हम लोगों को कोई रिकॉर्ड तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो वो रिकॉर्ड जो हम लोग मेंटेन करते हैं उसी को बोला जाता है कॉस्ट शीट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पूरे कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, उसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और फिर जाके हमको हमारा सेलिंग प्राइस मिल जाता है कि भाई कितने में हम ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचने वाले। जैसे क्लोजअप का मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैं आप एग्जाम्पल लेता हूँ कैलकुलेटर का। सिटीज़न का कैलकुलेटर आप लोग यूज़ करते होगे, कैलकुलेटर सिटीज़न बहुत अच्छी कंपनी है, मैक्सिमम लोग वही कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो सिटीज़न का कैलकुलेटर बनाने के लिए मुझे कॉस्ट लगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगा। अच्छा, वो कैलकुलेटर बनाने के लिए मैंने बंदों को रखा था, वो बंदों को मैंने सैलरी पे किया, ठीक है, मैंने ऑफिस में कुछ खर्चे किए। ये सब कॉस्ट को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ और उसके अंदर थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर बनाने का कॉस्ट था मेरा 50 रुपये, मैंने बोला भाई पर कैलकुलेटर मुझे 20 रुपया तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। आवाज़ की तरफ मेरे ध्यान देना, क्या बोल रहा हूँ मैं। 50 रुपये का मैंने कॉस्ट इनकर्ड किया, 20 रुपये मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैं सेलिंग प्राइस कितना रखूँगा, 50 रुपया कॉस्ट प्लस 20 रुपया सेलिंग प्राइस, सॉरी 20 रुपया प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा हमारा 70 रुपये। तो कॉस्ट शीट हमारा ऐसे बनता। तो सिंपल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मली देखिए, हम लोग सबसे पहले लाइन में लिखेंगे मेजर्स, जो भी कंपनी का नाम रहेगा, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल डेटा, जिस साल का डेटा दिया होगा उस साल का हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे। पहला कॉलम आपको दिख रहा होगा पर्टिकुलर है, फिर रुपीज़ है, फिर रुपीज़ है, फिर कॉस्ट पर यूनिट। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में हम लोगों को टोटल कॉस्ट शीट बनाने को बोलता है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालने को बोलता है, कभी कभी पर यूनिट कॉस्ट निकालने को बोलता है। तो दोनों तरीके से हम लोग सीख लेंगे। तो 4 कॉलम है, पर्टिकुलर, इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट, कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम। सबसे पहले देखो मैंने कितना मटेरियल इनकर्ड किया वो ले लेता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले कितना मटेरियल यूज़ किया मैंने, फिर मैंने वेजेस कितना पे किया लेबर को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हुआ, ये तीनों की एक जोड़ी हो जाती है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये तीनों एक साथ आ जाते हैं। इन तीनों को मैं ऐड कर लूँगा तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। क्या मिल जाएगा मुझे, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, जो भी मैंने मटेरियल ख़रीदने के लिए खर्चा किया है, डायरेक्ट लेबर, उसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को ऐड किया, ये देखो ये तीनों का टोटल है। टोटल क्या बन रहा है हमारा, प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट में मैं ऐड करूँगा फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। देखो ऐड कर रहा हूँ मैं फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी रहेंगे। नीचे हम लोग इन डिटेल में, देखो वीडियो को मिस मत करना, नीचे हम लोग इन डिटेल में हर एक, जैसे कि ये डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्या क्या एग्जांपल्स है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के क्या क्या एग्जांपल है, इसी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो बीच में छोड़ के मत चले जाना, पूरा वीडियो देखना, कहीं ना कहीं पे तो आपको काम में आ ही जाएगा। ठीक है, चलो। तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करूँगा मैं प्राइम कॉस्ट में। फैक्ट्री ओवरहेड मैंने ऐड किया, ये देखो ये प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड मैंने ऐड किया, तो मुझको क्या मिल जाएगा, वर्क कॉस्ट। इसको और एक नाम से बोला जाता है फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट बोलो या फिर वर्क कॉस्ट बोलो। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किससे किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों का टोटल प्राइम कॉस्ट था। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्चों को हम ऐड कर देंगे तो वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। वर्क कॉस्ट के अंदर हम लोग इसके खर्चों को ऐड कर देंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। फैक्ट्री के खर्चे में ये जो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आया है या फिर जिसको हम लोग वर्क कॉस्ट बोलते हैं, वर्क कॉस्ट में ऑफिस के खर्चों को मैं ऐड कर दूंगा। वर्क कॉस्ट में किसके खर्चे को ऐड कर रहा हूँ, ऑफिस के खर्चे को, तो मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं क्या ऐड करता हूँ, सेलिंग के खर्चे। सेलिंग के खर्चे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग के खर्चे ऐड करते ही मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में मैं अपना प्रॉफिट ऐड करूँगा, मुझको मिल जाएगा सेल्स का अमाउंट। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किससे किया, डायरेक्ट मटेरियल। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, उसमें क्या ऐड करो, जो हमने डायरेक्ट वेजेस पे किया। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, ऐसे दो टाइप के वेजेस होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे क्या है दोनों। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री के खर्चे तो हमको मिल जाएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में ऐड करेंगे ऑफिस के खर्चे तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड, हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करेंगे प्रॉफिट तो हमको मिल जाएगा सेल्स। आई होप क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग जाते हैं हमारा मेन, ये तो बेसिक फॉर्मेट हो गया कि भाई कॉस्ट शीट बनता कैसे है, उसका फॉर्मेट क्या है बेसिक। अब हम लोग जाते हैं प्योर फॉर्मेट के ऊपर, पूरा फॉर्मेट कि एक्चुअल में कॉस्ट शीट दिखेगा कैसे हमारा। ये मैं बात कर रहा हूँ सीए इंटर, सीएमए इंटर के बच्चों के हिसाब से, और जो हमारे बीकॉम बैफ के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल रहेगा। यहाँ पे मैं ईच एंड एवरीथिंग को इन डिटेल जाके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले तो वही कंपनी का नाम पहले लाइन में आपको दिख रहा है, मेजर्स डैश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। फिर कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड। फिर प्रोडक्शन एंड सेल, ये दो दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में। मैंने दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, प्रोडक्शन एंड सेल। प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट आपने कितना प्रोड्यूस किया और उसमें से कितना यूनिट सेल हो गया। देखो कंपनी, एज अ कंपनी मैंने क्या किया था, कैलकुलेटर 1000 कैलकुलेटर्स प्रोड्यूस किया था। कितना, 1000 कैलकुलेटर प्रोड्यूस किया था। तो मैं प्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, 1000। यहाँ पे मैं कितना लिखने वाला, 1000। इसमें से सेल कितना हुआ है, सिर्फ 800 यूनिट्स मेरा सेल हो गया है। कितना यूनिट सेल हो गया है, 800। तो मैं सेल के यहाँ पे कितना लिखूंगा भाई, 800 लिखूंगा। ठीक है, तो जितना प्रोड्यूस किया आपने वो लिख दो, जितना सेल किया आपने वो लिख दो। सबसे पहला काम हमको यही करना है। सर क्वेश्चन में दिया होता है क्या, ऑब्वियसली दोनों दिया हुआ होगा, नहीं दिया होगा तो हमको कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो फिलहाल तो अपना प्रोडक्शन एंड सेल का यूनिट लिख दो। स्टार्टिंग फिर से वैसे ही हो रहा है, हमने बेसिक फॉर्मेट देखा था, डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे भी डायरेक्ट मटेरियल से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हेडिंग थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। कंज्यूम वर्ड आपने नहीं यूज़ किया तभी भी चलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले ले लो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपको पता है ना मटेरियल कितने प्रकार के फैक्ट्री में होते हैं, एक रॉ मटेरियल होता है, कुछ चीज़ें वर्क इन प्रोग्रेस में होती हैं और कुछ फिनिश गुड्स होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ तो क्लोजअप बनाना है हमको, क्लोजअप बनाने के लिए कुछ तो हमको रॉ मटेरियल लगता होगा। अच्छा, क्लोजअप पूरा बना नहीं है, बीच के प्रोसेस में वो आधा बन चुका है, उसके अंदर शुगर वगैरह हमने ऐड कर दिया है, जो जो केमिकल्स ऐड करने थे वो सब केमिकल ऐड कर दिया हम लोगों, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। और जिस दिन मैं मार्केट में बेचने लायक उसको बना लूँगा तो उसको क्या बोला जाएगा, फिनिश गुड्स। तो हमको यहाँ पे क्या लेना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर उसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, लोकल प्लस इंपोर्ट। टीचर्स बच्चों को बताते हैं कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर बेटा, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि लोकल परचेज हो या इंपोर्ट वाला परचेज हो, दोनों आपको ऐड करना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, फॉर्मेट में लिख दिया ताकि मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है,
अच्छा, आपको इसका नोट्स चाहिए होगा तो आप क्या कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपको इसका पीडीएफ कॉपी डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। तो पहले रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ले लिया हम लोगों ने, उसके अंदर परचेस ऐड किया, परचेस चाहे लोकल परचेज हो या इंपोर्ट वाला परचेस ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे कुछ परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कैरिएज इनवर्ड का, लेकिन अभी नीचे जाके मैं आप लोगों को और भी एग्जांपल्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो मिस मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसके अंदर कुछ परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, जैसे कि यहाँ पे मैंने कैरिएज इनवर्ड का एग्जांपल लिया, वो ऐड करेंगे और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये जो आएगा चारों पांचों आइटम्स का टोटल, इसको हम लोग ले लेंगे आउटर में। तो पहले इनर में लिखो चारों का अमाउंट और जो टोटल आएगा वो आउटर में लिख दो। आई होप क्लियर होगा। तो मैंने स्टार्टिंग कहाँ से किया, अभी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें ऐड किया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है, मैं लिखना भूल गया हूँ या फिर चलो लिखना मैं भूल गया हूँ, आप लोग क्या करना, लिखते टाइम यहाँ पे लिख देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या है ये, आर एम मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है। चलो फिर इसके बाद क्या ऐड होगा, इसके बाद ऐड होगा हमारा आर एम, वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था। फिर उसके अंदर ऐड क्या करेंगे, डायरेक्ट वेजेस। वहाँ पे भी फॉर्मेट ओरिजिनल वाला फॉर्मेट याद करो, डायरेक्ट मटेरियल, उसमें ऐड करते थे डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर बोलो या डायरेक्ट वेजेस वही होता है। लेकिन यहाँ पे देखो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दिया, जो बेसिकली टीचर्स मिस आउट कर जाते हैं कि भाई जो हमने पे किया है वो भी यहीं पे लिखना है, और जो अनपेड है आउटस्टैंडिंग रहता है ना, आउटस्टैंडिंग आपने सुना होगा, आउटस्टैंडिंग वाला भी ऐड करके यहीं पर लिख देना है हम लोगों को। तो सबसे पहले मटेरियल के अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसके अंदर ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस पेड वाले भी अनपेड वाले भी। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे मैंने एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऐड करके हमने अभी पढ़ा था, क्या बन जाता है हमारा, प्राइम कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में से एक चीज़ लेस होता है, वो है सेल ऑफ स्क्रैप। याद रखना, सेल ऑफ स्क्रैप क्या हो जाता है, लेस। तो हमने क्या देखा अभी तक, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उस तीनों के टोटल को क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइम कॉस्ट में ऐड करो फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड में से एक चीज़ लेस कर देना है, ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड में से ही लेस करना है सेल ऑफ स्क्रैप। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्टली हम लोगों को वर्क कॉस्ट मिल रहा था, वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट जिसको हम लोग बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस और नेट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया, प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री वाले खर्चों में सेल ऑफ स्क्रैप माइनस रखना है, तो हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस वर्क कॉस्ट। अब ग्रॉस वर्क कॉस्ट में क्या करना है सर, ग्रॉस वर्क कॉस्ट में हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या करना है, ऐड, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या करना है, लेस। तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट वर्क कॉस्ट। तो फिर से रिवाइज करवा दूँ, हमने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल, उसमें ऐड किया है डायरेक्ट वेजेस, उसके अंदर ऐड किया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमको क्या मिल गया, प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, लेकिन फैक्ट्री एक्सपेंसेस में क्या लेस करना है, सेल ऑफ स्क्रैप, तो हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस वर्क कॉस्ट में क्या ऐड करो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस क्या करो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, नेट वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। नेट वर्क कॉस्ट में ऐड करो ऑफिस के खर्चे, हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। क्या बोला मैंने, फॉर्मेट एकदम ईजी है, 2-3 बार लिख लेना, पहले तो लिख लेना एक बार, फिर उसके बाद 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा एकदम बेसिकली, ठीक है, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को। तो नेटवर्क कॉस्ट में ऑफिस के खर्चों को हमने ऐड किया, तो हमको मिला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर दिया, हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके अंदर क्या ऐड करेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग के खर्चे ऐड कर देंगे, इसमें भाई हम लोग क्या ऐड करेंगे, इसमें सेलिंग के खर्चे ऐड करने वाले हैं। सेलिंग के खर्चे जैसे ही हम लोग ऐड कर देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, हमको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दो प्रॉफिट, हमको मिल जाएगा हमारा सेल या फिर सेलिंग प्राइस, बेचने का अमाउंट। आई होप आपको फॉर्मेट समझ गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं, हमने कहाँ तक देखा है अभी तक, एक सेकेंड,
चलो देख लेते हैं। हमने स्टार्टिंग किससे किया? डायरेक्ट मटेरियल से। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आता है, उसके अंदर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करो, परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस को ऐड करो और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। फिर उसके अंदर ऐड करो डायरेक्ट वेजेस, चाहे पेड हो चाहे अनपेड हो। फिर उसके बाद ऐड करो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड करो फैक्ट्री वाले खर्चे, लेकिन फैक्ट्री वाले खर्चों में से क्या लेस कर देना? सेल ऑफ स्क्रैप। हमको मिल जाएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ग्रॉस वर्क कॉस्ट में क्या ऐड करना है हमको भाई? ग्रॉस वर्क कॉस्ट में ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। हमको मिल जाएगा नेट वर्क कॉस्ट। ठीक है, नेट वर्क कॉस्ट में ऐड करना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसके अंदर ऐड कर देना है हम लोगों को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगा। ऐड करेंगे हमारा प्रॉफिट तो हमको मिल जाएगा सेल। आई होप फॉर्मेट क्लियर होगा। एक बार लिखना फिर पढ़ना एकदम इजी है। अब हम जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। ये इम्पॉर्टेंट है, जो टीचर्स बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करते या एक्सप्लेन करके लिखवा के नहीं देते या लिखवा के देते, तो ये जो चीज़ें मैंने कंसिडर की है वो चीज़ें नहीं लिखवाते। तो ये आप लोग पढ़ लोगे, ये आप लोग लिख लोगे तो कॉस्ट शीट जो है हर बच्चे के लिए एकदम इजी चैप्टर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया है डायरेक्ट मटेरियल। मैंने बताया था डायरेक्ट मटेरियल में परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस ऐड करने रहते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐड भी होती हैं और कुछ चीज़ें लेस भी होती हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने के बाद फिर से ये वीडियो स्टार्ट के करके देखिए, क्योंकि अब जो डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने मिस कर दिया तो आपकी हालत एकदम ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल ऑल्सो इंक्लूड्स, मटेरियल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। इंक्लूड के अंदर मैंने पहले ही बता दिया, कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं, कुछ चीज़ें लेस हो रही हैं। आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं, कुछ चीज़ें लेस हो रही हैं। तो ऐड के अंदर क्या क्या ऐड होता है, जैसे कि देखो मैंने एग्जाम्पल दिया था वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज, फिर उसके बाद कैरिएज इनवर्ड था। अगर कैरिएज इनवर्ड है, ठीक है, उसके साथ में ये सब जो ऐड वाली चीज़ें दिख रही हैं, आपको कैरिएज इनवर्ड के साथ ये सब भी ऐड कर देना। कैरिएज इनवर्ड रहेगा, ये कंपलसरी नहीं है, वहाँ पे मैंने एक एग्जांपल डाल दिया था, उसके साथ में ये सब भी हैं। ये सब दिखा तो आप क्या कर देना, ऐड कर देना। और ये सब दिखा, स्क्रीन पे देख लो, स्क्रीन पे ध्यान दो, ये लेस वाले आइटम दिखे तो इनको सबको लेस कर देना। ऐड वाले आइटम दिखे तो वो मटेरियल के अंदर ही ऐड कर देना। तो ऐड वाले देखते हैं, पहले ऑक्ट्रॉय है, फिर फ्रेट है, फिर इंश्योरेंस ऑन मटेरियल है। अरे हम मटेरियल खरीदते हैं तो इंश्योरेंस लेते हैं। मैंने दुबई से सामान मंगवाया, इंश्योरेंस निकालता हूँ मैं, तो वो इंश्योरेंस का खर्चा भी मटेरियल में ऐड करना। डॉक चार्जेस आपको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो पोर्ट पे हम लोग क्या करते हैं, सामान रखते हैं। जो सी पोर्ट होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेसल से सामान आता है, पानी के जहाज़ से सामान आता है, हम लोग उस शिप पे ही थोड़े दिनों के लिए सामान रखना पड़ता है। कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वहाँ पे जो मैं चार्जेस पे करता हूँ उसको डॉक चार्जेस बोला जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी, मैंने सामान ख़रीदा है इंडिया के बाहर से तो गवर्नमेंट टैक्स मांगता है, वो इंपोर्ट ड्यूटी। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। प्राइमरी पैकिंग, ये आराम से याद कर लो, पैकिंग के 2 नाम आएंगे, प्राइमरी पैकिंग है और इसके साथ में ही और एक नाम आने वाला है हमारे पास, फैंसी पैकिंग बोलो या फिर सेकेंडरी पैकिंग बोलो। तो प्राइमरी मटेरियल के कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा, सेकेंडरी जो रहेगा या फैंसी पैकिंग रहेगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाला है। तो ये प्राइमरी पैकिंग याद रखो। फिर रॉ मटेरियल रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, मेरा 2-3 डिपार्टमेंट है, मेरे ही एक ही फैक्ट्री में 2-3 डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र करता है। क्यों करता है सर? वहाँ पे शायद शॉर्टेज पड़ गया है या फिर वहाँ पे मटेरियल थोड़ा ख़राब क्वालिटी का था, इनको अच्छा क्वालिटी का चाहिए, तो वो हमारे पास से मांगते हैं। तो मांगे थे तो गया था हमारे पास से, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। हम लोग उधार लेते हैं ना, हम लोग नॉर्मली, आपने अपने घर पे भी देखा होगा, शक्कर ख़त्म हो गई है तो मम्मी क्या करती है, आजू बाजू वाले आंटी से बोलती है बहन जी 1 कटोरी शक्कर दे दीजिए, मैं शाम को आपको रिटर्न कर दूंगी। यही होता है ना। तो सेम उसी वे एक डिपार्टमेंट में मटेरियल का शॉर्टेज हो जाता है तो दूसरे डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, उनसे मांग लेते हैं और जब उनके पास आता है तो रिटर्न कर देते हैं। तो याद रखना, रॉ मटेरियल रिटर्न फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। जब दूसरा डिपार्टमेंट, मैं एक्स डिपार्टमेंट का कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, एक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया था, वाई डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल दिया था, तो वाई जब भी एक्स को रिटर्न करेगा, याद रखो वाई किसको रिटर्न कर रहा है, एक्स को रिटर्न कर रहा है, तो एक्स क्या करेगा, मटेरियल के कॉस्ट के अंदर ऐड कर देगा।
ठीक है। तो फिर से बताता हूँ, ऐड में ऑक्ट्रॉय है, फ्रेट है, इंश्योरेंस है, डॉक चार्जेस है, इंपोर्ट ड्यूटी है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, ठीक है, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस है, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल रिटर्न फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। आई होप क्लियर होगा। फिर लेस क्या क्या करना है वहीं पे सर, लेस करना है क्या? यस, वो जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक लेस किया था ना, सेम उसी पे हम लोग इसको भी लेस कर देंगे। ये देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे देखो स्क्रीन पे क्लोजिंग स्टॉक देखो लेस हो रहा है, ये क्लोजिंग स्टॉक लेस हो रहा है ना, इसके पहले ही हम लोग लेस वाले आइटम्स को लेस कर लेंगे और ऐड वालों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कोई डिस्कशन की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। चलो लेस में क्या क्या आता है? मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, नेक्स्ट मटेरियल ट्रांसफ़र टू अदर डिपार्टमेंट, ड्यूटी ड्रॉबैक, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल इंक्लूडेड इन परचेस। ये 4-5 चीज़ें आ गई तो आपको क्या करना है? लेस करना है। क्या होता है ये बेसिकली सुन लो। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मैंने कोई रॉ मटेरियल खरीदा था, अभी हमने पढ़ा था ना परचेस ऑफ मटेरियल, उसमें से कोई ख़राब मटेरियल निकल जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद मटेरियल ट्रांसफ़र टू अदर डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट में हम लोग कोई मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना, हमारा डिपार्टमेंट एक्स था, वाई को दे रहा है, अरे तो हमारे पास से तो मटेरियल जा रहा है तो माइनस कर दो। ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लेती है हमसे, लेकिन टैक्स के अंदर कभी कभी कुछ छूट दे देती है, तो जो छूट मिला है हमको वो तो हमारा कॉस्ट कम कर रहा है ना, हमारा खर्चा कम कर रहा है, तो इसलिए हम लोग को लेस करना पड़ जाता है। और अब नॉर्मल लॉसेज है। तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल में क्या चीज़ें ऐड करनी है और क्या चीज़ें लेस करनी है। ये चीज़ों को याद रखो, ये हिडन चीज़ें हैं, कभी कभी आती है लेकिन बच्चों को बहुत दिक्कत देती है। चलो इसके बाद डायरेक्ट लेबर जो था, डायरेक्ट वेजेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो तो मैंने बता दिया था, आउटस्टैंडिंग रहे तो उधर ही एडजस्ट कर देना है हम लोगों को। अब हम लोग लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या था? वहाँ पे मैंने सिर्फ एक हेडिंग दे दिया था डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वन बाय वन वो देख लेते हैं। सबसे पहले रॉयल्टी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ स्पेशल मशीन ऑन प्रोडक्शन। हमने क्या किया है? प्रोडक्शन करने के लिए कोई स्पेशल मशीन मंगवाया, स्पेशल मशीन, हमारे पास वो मशीन नहीं था, हमने उसको लीज पे लिया है, किराए पे मंगवाया है, उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? रॉयल्टी दे रहे हैं, उसका ऑपरेशन का कॉस्ट दे रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट दे रहे हैं, तो वो सब हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। कॉस्ट ऑफ पेटेंट्स, इंटेंजिबल एसेट है पेटेंट, उसका भी हम लोग कॉस्ट पे करते हैं, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कॉस्ट ऑफ ड्राइंग, डिज़ाइन, लेआउट्स, हम लोग को प्रोडक्ट बनाना रहता है तो प्रोडक्ट का हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं, तो वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फिर कंसल्टेंट फ़ीस, हम लोगों ने वो ड्राइंग बनाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ कंसल्टेंट्स रखा होगा, उनका फ़ीस भी यहीं पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। लाइसेंस फ़ीस फॉर स्पेशल ऑर्डर, हम लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको बनाने के लिए स्पेशल ऑर्डर की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे? वो लाइसेंस फ़ीस के अंदर ऐड कर देंगे। फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस, हमने क्या किया? हमारे पास कोई ऐसा वर्क है जो हम लोग नहीं करना चाहते, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सब कॉन्ट्रैक्टिंग दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, किसका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं? बिल्डिंग, बिल्डर्स लोग हैं हम लोग क्या बना रहे हैं? बिल्डिंग। अभी बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग में आपको पता होगा कि हम लोगों को मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। मैं बिल्डर हूँ तो मैं खुद के मज़दूर नहीं रखता, मैं कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ता हूँ और उसको बोलता हूँ भाई ये ले, मेरे तरफ से तू मज़दूरों को पैसा पे कर देना, तो वो मेरे थोड़ी वेज लेबर लोग हैं, वो तो उस कॉन्ट्रैक्टर के हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को मैं पैसा दे दूंगा, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कंसीडर किया जाएगा। फिर हायर चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट फॉर स्पेशल जॉब, कोई स्पेशल जॉब है, कोई ऐसा काम जो हम लोग को नहीं आता है, उसके लिए भी हमने दूसरे बंदों को अपॉइंट किया है, कोई इक्विपमेंट हमने परचेज़ किया है, कोई इक्विपमेंट रेंट पे लिया है, तो उसके खर्चे भी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने आज क्या देखा? कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखा है। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के साथ हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि मटेरियल के अंदर क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या लेस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल देखे हैं। यहाँ पे मैं आज ये वीडियो स्टॉप करूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो अभी से बता देता हूँ आप लोगों को। हमने पढ़ा था फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स के क्या क्या एग्जांपल है वो देखने वाले हैं हम लोग। फिर ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेट कॉस्ट शीट के, वहाँ पे हमने देखा था ऑफिस ओवरहेड थे, तो ये ऑफिस ओवरहेड के एग्जांपल्स। फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के एग्जांपल्स हम लोग देखने वाला है। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे आइटम है जो कॉस्ट शीट में कवर नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो फटाफट ही मैं आपके लिए रेडी करके
यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो एक भी वीडियो मिस मत करिए। आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए बाय बाय एवरीवन।